डियर स्टूडेंट्स, आज मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के क्लास में एक नया विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं और इस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि जो विषय है उसको अच्छे से समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो विषय है आज का, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए विषय महत्वपूर्ण। विषय आज का हमारा है कि भारत में समाचार पत्रों का इतिहास या विकास। जहाँ तक न्यूज़पेपर या समाचार पत्र का प्रश्न है, ये एक प्रकार से आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न कंसेप्ट है। मिडेवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में समाचार पत्रों का कोई अस्तित्व नहीं था। जब आधुनिक दौर आया तो यूरोपीय देशों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे के बीच में समाचार पत्रों का अस्तित्व आया और ख़ास तौर से समाचार पत्र का जो विकास हुआ जिस विचारधारा के आधार पर, वो विचारधारा ये था कि जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और लोकतंत्र में अधिकांश देशों ने, सिर्फ स्विट्जरलैंड को छोड़ करके और अधिकांश देशों ने इस चीज़ को अपनाया, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन नहीं करती है बल्कि अपना एक प्रतिनिधि चुन लेती है और वही प्रतिनिधि निर्धारित समय, कहीं 4 वर्ष है, कहीं 5 वर्ष है, कहीं 6 वर्ष है, के लिए जनता पर शासन करती है। तो इसमें जो शासक वर्ग होता है तो उसके बीच और जो शासित है, जनता है, जो वास्तविक मालिक है, उसके बीच गैप होने की संभावना रहती है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की संभावना रहती है, सूचनाओं के आदान प्रदान न होने की संभावना रहती है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। तो इस दुर्गुण को समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र में इस कमी को समाप्त करने के लिए समाचार पत्रों का अस्तित्व आया यूरोपीय देशों में। काम इनका क्या होता था? काम ये होता था कि वो जनता के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को, जो उनका मांग है, डिमांड है, उनको शासक वर्ग तक पहुंचाना और शासक वर्ग समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के भावनाओं को जान जाती थी और उसका हल करती थी। अगर कोई सरकार समाचार पत्रों में छपे खबरों के आधार पर कार्य नहीं करती थी तो जनता उसको दंड देती थी आने वाले चुनाव में। इस प्रकार से लोकतंत्र सशक्त होता था। एक दूसरा काम भी समाचार पत्रों का कि परिवर्तित परिस्थितियों में राजनीतिक रूप से जनता को जानकारी देना, ताकि जनता पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली अवेयर हो, या दूसरे शब्दों में कहिए प्रशिक्षित होता रहे, ट्रेंड होता रहे। क्योंकि ट्रेंड पॉपुलेशन जो है, ट्रेंड सिटीजन जो है, ट्रेंड पीपुल जो है, वो अच्छा मतदाता होता है, वो फ्रेंचाइज का अच्छे ढंग से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जो समाचार पत्र का विकास हुआ वैश्विक स्तर पे, वो लोकतंत्र के एक खंभे के रूप में, और इसका भूमिका दो तरफा था। एक तरफा ये था कि जनता की आकांक्षाओं से सरकार को अवगत कराना, और दूसरी इसकी भूमिका थी कि जनता को प्रशिक्षित करना। ठीक है, लेकिन हम लोग वैश्विक आधार पे समाचार पत्र का विकास नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग भारतीय कंटेक्स्ट में समाचार पत्र का विकास पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो विषय है सिविल सर्विस में वह है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के अधीन हम लोग भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम लोग अपने क्लास को चलाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात भूमिका में ये कही जा सकती है कि जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर है, उसको चतुर्थ स्तंभ, यानी 4th कॉलम कहा जाता है। ठीक है, और इस समाचार पत्र की 2 भूमिका होती है। कितनी?
दो, पहली भूमिका तो ये होती है कि ये सरकार को जनता की आकांक्षाओं से अवगत कराना और दूसरा इसका भूमिका होता है कि जनता को प्रशिक्षित करना, जनता को प्रशिक्षित करना, ट्रेंड करना। ठीक है। अब इंट्रो में एक बात और जोड़ लीजिए कि ये जो समाचार पत्र है, भारत में इसका जो विकास है इसका विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुआ। जो स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, इसी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के काल में हुआ। इसलिए समाचार पत्रों का विकास और स्वतंत्रता आंदोलन का विकास एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन की व्याख्या हम करने जा रहे हैं कि अगर आपको भारत में समाचार पत्र का विकास से संबंधित प्रश्न अगर आ जाएगा तो आपका उत्तर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये साबित करेंगे कि जो न्यूज़पेपर है वो फोर्थ कॉलम कहते हैं, चतुर्थ स्तंभ क्यों कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में शासन को संचालित करने के लिए लोकतंत्र में मॉन्टेस्क्यू की एक विचारधारा आई। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने वाला एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था फ्रांस का, और उसने एक पॉलिटिकल थ्योरी दी थी, एक राजनीतिक विचारधारा दी थी, और उस विचारधारा को बोलते थे सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने पृथक्करण के सिद्धांत में, सेपरेशन ऑफ पावर में जो विचार दिया वो ये कि वास्तव में शासन के 3 अंग होते हैं। शासन कोई भी हो उसके 3 हाथ होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला हाथ, पहला भाग, पहला अंग उसकी व्यवस्थापिका कहा जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव कहा जाना चाहिए। दूसरे भाग, दूसरे हाथ, दूसरे अंग को कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कहा जाना चाहिए, और तीसरे भाग को जुडिशियरी यानी न्यायपालिका कहा जाना चाहिए। उसने कहा कि चाहे अनचाहे रूप में हमेशा इसका अस्तित्व रहा है, क्योंकि शासन में 3 काम होते हैं, एक कानून बनाना, एक कानून को लागू करना, और एक जो उसका पालन नहीं कर रहा है उसको दंडित करना। तो जो हाथ, जो अंग, जो भाग कानून बनाती है उसका नामकरण उसने व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव दिया। जो अंग या जो हाथ या जो भाग उस कानून को लागू करती है उसका नाम उसने दिया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और जो दंडित करने का काम करती है उसका नाम दिया उसने न्यायपालिका, जुडिशियल। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि कोई भी सरकार होती है उसमें ये तीनों अंग हमेशा रहते हैं, ये 3 काम सरकार करती ही। लेकिन हुआ क्या है अभी तक? हुआ ये है कि राजा ने इन तीनों शक्तियों को अपने हाथ में रख लिया है, जिससे शासन निरंकुश हो गया और जनता को नुकसान हुआ। उसने कहा कि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि तीनों शक्तियां एक हाथ में नहीं, तीनों शक्तियां 3 हाथों में हो और वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और एक दूसरे पर प्रभाव ना डाले।
निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करे। अगर इस ढंग से कोई शासन स्थापित होता है तो ये राजतंत्र नहीं होगा, ये लोकतंत्र। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर को, यानी सरकार के 3 अंगों को अलग अलग करके अगर कोई देश अपनाता है तो वो लोकतांत्रिक देश रहता है। और वर्तमान समय में अधिकांश देश इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि जो 3 कॉलम हैं सरकार के, वो कौन कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब समाचार पत्र अपने पूर्ण रूप से स्थापित हुआ तो दूसरे लोगों ने कहा कि ये 4th कॉलम, क्योंकि लार्ज सेपरेशन ऑफ पावर के बावजूद ये डर हमेशा बना रहा कि व्यवस्थापिका ही कहीं निरंकुश न हो जाए, कार्यपालिका ही कहीं निरंकुश न हो जाए, न्यायपालिका ही कहीं निरंकुश न हो जाए। साथ ही साथ ये तीनों अंगों हो सकता है कि जनता की आकांक्षाओं से परिचित न हो। तो इन सभी कमियों के दूर करने का सबसे अच्छा साधन था समाचार पत्र। कि समाचार पत्र सब कोई पढ़ता है और घटनाओं को, जनता की आकांक्षाओं से शासक वर्ग को, शासक वर्ग के अंगों को परिचित करा देना अनिवार्य है और उससे लोकतंत्र और मजबूत होता है ऐसा करने से। तो इसी कारण से विद्वानों ने समाचार पत्रों को 4th कॉलम या चतुर्थ स्तंभ के रूप में माना। क्लियर? तो क्यों कहा जाता है 4th स्तंभ? मैंने सिर्फ इसकी व्याख्या की है। अब आगे आइए कि इसकी 2 भूमिका है, पहले भी थी, आज भी है, और आपको तय करना है कि इस भूमिका में आपका वर्तमान समाचार पत्र है कि नहीं। क्योंकि सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो पूरा का पूरा जो है, जो तथ्य है, सिर्फ उसी की व्याख्या करने की अपेक्षा आपसे नहीं रखी जाती, बल्कि उस हिस्ट्री का समसामयिक रूप से मिला करके व्याख्या करने का आपसे अपेक्षा रखा जाता है। तो ये जो टॉपिक है समाचार पत्र, इसमें पूरी तरीके से समसामयिकता घुस सकती है। कैसे? तो इस ढंग से कि इस समाचार पत्रों की 2 भूमिका होती है। पहली भूमिका क्या है साहब? कि सरकार को जनता की आकांक्षाओं से परिचित कराना, ये फर्स्ट ड्यूटी है उसकी, ताकि जनता जो है सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप शासन करे। जो 4 साल, 5 साल, 6 साल जो कार्यावधि है उसमें निरंकुश ना बन जाए। जनता को तो पावर है ये कि 5 साल बाद ये उसके कार्यावधि पूरी होने के बाद उसको हटा सकती है, लेकिन बीच में भी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य। तो ये भूमिका कौन निभा रहा है? तो समाचार पत्र। और दूसरा कि बदले हुए हर परिस्थितियों की भी जानकारी जनता को होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नींव डाली, यानी कंप्यूटराइजेशन का, तो बहुत विरोध हुआ था। तो विरोध जनता ने क्यों किया था? क्योंकि कंप्यूटर के बारे में जनता को जानकारी सही नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज के समय में आप महसूस कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर न होता तो आप विकास में कहां पर खड़े रहते। तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल देके ये साबित करना चाहते हैं कि जनता को भी प्रशिक्षित करने का दायित्व किसको है? समाचार पत्र। ये दूसरी बात मैंने समझाया। पहली बात 4th कॉलम को समझाया, दूसरी बात 2 भूमिका समझाया। अब तीसरी बात ये आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है कि भारत में समाचार पत्र का विकास न ही अंग्रेजों के आने से पहले हुआ था और न ही अंग्रेजों के जाने के बाद हुआ। ये एक विडंबनापूर्ण बात, बल्कि भारत में समाचार पत्रों का विकास 100% ब्रिटिश शासन काल में, यानी परतंत्रता के काल में हुआ। गुलामी के पीरियड में समाचार पत्र उदित हुए, विकसित हुए, पुष्पित हुए, पल्लवित हुए। तो इसलिए समाचार पत्रों के विकास का अध्ययन अभिन्न रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी कंटेक्स्ट में, इसी परिवेश में हम लोगों को भारत में
समाचार पत्रों के विकास का इतिहास को पढ़ना है या पढ़ाना है। क्लियर? तो इसको हम दो शीर्षकों में बांटेंगे। एक 1857 से पूर्व समाचार पत्रों का विकास, या कह लीजिए आरंभिक काल के समाचार पत्रों का विकास, और दूसरा 1857 के बाद के समाचार पत्रों का विकास। क्योंकि ऐसा बांटने की अनिवार्यता इसलिए है कि जो पहला चरण था उसमें कुछ दूसरे ढंग से समाचार पत्र का डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, उसके स्वरूप अलग थे। लेकिन 1857 के बाद जो समाचार पत्र का विकास हुआ वो उसमें एक प्रकार का प्रतियोगिता पाया गया विभिन्न समाचार पत्रों के बीच में, बहुत सारे नियोक्ताएं ला दी गई, बहुत बंदिशें लगाई गई, और उस बीच में रहते हुए जो है समाचार पत्र, इस कारण से समाचार पत्रों का विकास भारतीय परिवेश में दो चरणों में होता है। ठीक है, तो एक हेडिंग बना देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। हम सुविधा के लिए प्रथम चरण लिखते हैं, है ना, फर्स्ट फेज। डेट दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो डेट इसका जो देंगे वो 1780 से, ये 66 कर देते हैं, 1766 से लेकर के 1857, सॉरी 1850 से। ये फर्स्ट फेज का है जिसमें समाचार पत्रों का विकास हो। पहले लिख लेते हैं, तब उसके बाद उस पर एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। इसमें बिंदुवार लिखते हैं। सबसे पहला एक नाम आता है, ये डेट आता है 1766। इसमें एक नाम आता है विलियम बोल्ट्स का। क्या नाम आता है? विलियम बोल्ट्स। विलियम बोल्ट्स। नाम याद करते हुए चलिए, विलियम बोल्ट्स, बहुत फायदा होगा क्योंकि ये व्याख्यात्मक भी है और तथ्यात्मक भी है। विलियम बोल्ट्स एक नाम याद कीजिए। दूसरा नाम आपको याद करना है 1700, डेट और नाम 1780। इसमें जो नाम है वो है जेम्स ऑगस्टस फिक्की। जेम्स ऑगस्टस फिक्की। इनके साथ जो समाचार पत्र का नाम जुड़ा हुआ है वो है बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। बंगाल गजट। और इसके साथ जो भाषा जुड़ा हुआ है वो भाषा क्या है? अंग्रेजी। बस इतना इतना बोर्ड पर सिर्फ याद करते चलिए, फिर बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा चित्र। और विलियम बोल्ट्स का सर? उसका बताते हैं आपको। इसके बाद 1780 ईस्वी में ही एक दूसरा पेपर का नाम आता है जिसका नाम है इंडियन गजट। इंडियन गजट। इसकी विशेषता ये थी कि भी अंग्रेजी में था और दूसरा भारतीय समाचार पत्र था, या कह लीजिए कि दूसरा समाचार पत्र था। दूसरा, पहला कौन हुआ? बंगाल गजट। दूसरा कौन हुआ? इंडियन गजट। ठीक है। उसके बाद 1816 का एक समय आता है, 1816 का। इसमें एक नाम आता है पुनः बंगाल गजट। और इसके जो थे गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, और इसकी जो भाषा थी वो इंग्लिशी थी। और इसकी विशेषता क्या था कि किसी भी भारतीय द्वारा
प्रकाशित प्रथम पत्र था। यानी अभी तक जो भी निकाल रहे थे वो कौन निकाल रहे थे? अंग्रेज निकाल रहे थे। पहला है, हाँ, उसके बाद 1818 में एक समाचार पत्र हुआ जिसका नाम था दिग्दर्शन। क्या नाम था? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन। और इसकी विशेषता ये थी कि ये बंगाली भाषा में था। इसकी भाषा क्या थी? बंगाली। बंगाली। और इसके साथ था कि ये प्रथम बंगाली या भारतीय भाषा का समाचार पत्र, प्रथम बंगाली या कह लीजिए देशी भाषा, है ना। अभी तक देशी भाषा में कोई भी समाचार पत्र नहीं था। दिग्दर्शन पहला था देशी भाषा में, जो बंगला में था। देशी भाषा का प्रथम, ठीक तो लिख रहे थे, प्रथम के ऊपर लिखा हुआ था समाचार पत्र, ठीक है। अब 1818 में ही एक नाम आपको आएगा, जेम्स सिल्क बर्किंघम। बर्किंघम। जेम्स सिल्क बर्किंघम। और जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का प्रकाशन किया और 1823 तक ये रहा। इसने आधुनिक समाचार पत्र की नींव डाली। आधुनिक समाचार पत्र की नींव डाली। बर्किंघम। जेम्स सिल्क बर्किंघम। ठीक है, तो पहले इतना क्लियर कर लेते हैं। अभी जेम्स सिल्क बर्किंघम, इतना पहले बर्किंघम एक जगह है जहां पैलेस बना हुआ है। अच्छा, रेप नहीं, बर्किंघम पढ़ रहे हैं आप। हो गया। बर्किंघम पैलेस है जो लंदन में भारतीय बोल रहे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आवास है ना, सम्राट का आवास है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आवास है। और बर्किंघम पैलेस में वहाँ का जो सम्राट है, जो राजा या रानी, वो वहाँ पर। अब देखिए, ये जो चीजें हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, पढ़ाने से पहले इसके साथ एक चीज जोड़ना चाहते हैं कि भारत में समाचार पत्रों के लाने का श्रेय, जो अभी तक बातें लिखा मैंने, उससे ये साबित होता है कि अंग्रेजों को है, कि अंग्रेजों ने भारत में समाचार पत्रों का श्री गणेश किया या आरंभ किया। क्लियर? तो अब आप सोचते होंगे कि भाई सर अभी इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि ये लोकतांत्रिक विचारधारा है, तो फिर अंग्रेज इसका मतलब है कि बहुत अच्छे लोग थे, कि लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रवेश करवा रहे थे भारत में। तो जब यही बात थी तो ये तो शुरुआती दौर था, तो फिर भारत को गुलाम क्यों बनाया? तो अगर इस द्वंद्व को क्लियर नहीं किया जाएगा तो चीजें पूरी तरीके से आपके मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं होंगी। इसलिए तथ्यात्मक अध्ययन करवाने से पहले इस तथ्य का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। और विश्लेषण ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भारत में कर रही थी, और ब्रिटेन में जो अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे जिनका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं था, ब्रिटिश पूंजीपति थे
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं थे या कह लीजिए कि शेयर होल्डर नहीं थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं थे वो, तो ऐसे पूंजीपति, ऐसे व्यापारी कंपनी का शुरू से ही आलोचक रहे, कंपनी का शुरू से ही विरोधी रहे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसे सांसद बहुत सारे थे जो वहाँ के स्थानीय पूंजीपतियों या व्यापारियों के हितों का संवर्धन करते थे। वो हमेशा कंपनी के एकाधिकार पर प्रश्न उठाते रहते थे। लेकिन कंपनी के पास दौलत इतनी थी कि वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना समर्थक सांसद चुनवा लेता था और अपनी जीत को सुनिश्चित कर देता था। ऐसी परिवेश में जो वहाँ के व्यापारी थे और पूंजीपति थे, उन्होंने एक दूसरा हरबा इस्तेमाल किया कि क्यों ना भारत में समाचार पत्रों का विकास करवा दिया जाए और कंपनी के खिलाफ ये समाचार पत्र लिखे, ताकि एक जनमत तैयार हो ब्रिटेन में भी और भारत में भी कंपनी के खिलाफ, और कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से शाब्दिक रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में जो आरंभिक समाचार पत्रों का विकास हुआ वो ब्रिटेन के राजनीतिक परिवेश के अंतर्द्वंद का परिणाम था। ब्रिटेन में जो अंग्रेजों के बीच में अंतर्द्वंद था, कंपनी और गैर कंपनी पूंजीपतियों के मध्य, कि वो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करवाना चाहते थे। तो इस वजह से गैर कंपनी वाले पूंजीपति, गैर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पूंजीपति और व्यापारी जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने भारत में समाचार पत्रों को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, खुलवाया, चलवाया, ताकि ये कंपनी का दुष्प्रचार करें, कंपनी की आलोचना करें और उससे कंपनी अलोकप्रिय हो जाए, उसका एकाधिकार समाप्त। तो अंग्रेजों के अंतर्द्वंद के परिणाम स्वरूप, आपसी झगड़े के परिणाम स्वरूप शुरू में अंग्रेजों के द्वारा ही समाचार पत्रों का विकास हुआ। अब बात समझ में आई? राहत मिला दिल में। क्यों राहत मिला? क्योंकि उनके अंतर्द्वंद को समझ करके आप समझ रहे हैं कि अपने हित के लिए समाचार पत्र बना रहे थे, भारतीयों के हित के लिए नहीं। जो घी मतता है वो खाए या नहीं खाए, शरीर के अंदर महक के जरिए चला जाता है, कंपनी के अगेंस्ट ना सर। हाँ, तो इसलिए जो मतलब समाचार पत्र खुलना शुरू हुआ, तो शुरू हुआ अपने अंतर्द्वंद के कारण, लेकिन बाद में चल करके भारतीय भी से लाभान्वित होने लगे। वो भी खोल करके अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इनको भी अकल हो गई कि वो ये एक अच्छा साधन है। बात समझ आ रही है? अब आइए देखिए क्या हुआ कि सबसे पहली शुरुआत जो हुई वो 1766 में एक विलियम बोल्ट्स नामक व्यक्ति था जिसने समाचार पत्र निकाला। लेकिन उसका समाचार पत्र उस समय के समाचार पत्र के मापदंड के अनुसार नहीं था, इसलिए कोई नाम नहीं मिलता है, कुछ विवरण नहीं मिलता है। तो इसलिए विलियम बोल्ट्स के प्रयास को समाचार पत्र का सिर्फ प्रथम प्रयास कह सकते हैं। इसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र को प्रथम समाचार पत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाम ही नहीं मिलता। लेकिन कंपनी सचेत थी, इसलिए इसको ब्रिटेन भेज दी उसी साल। शुरुआत ही किया था तो कंपनी ने क्या किया? ब्रिटेन में। अब दूसरा नाम आता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 में इसने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो ये बंगाल गजट जिसका जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशन किया था, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। बहुत सारे परीक्षाओं में ये आता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बंगाल गजट। आज ही दिमाग में बैठा लीजिए। और ये अंग्रेजी में छपता था और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की। ठीक है। चूंकि कंपनी की आलोचना इसने भी किया, इसलिए इसको भी ब्रिटेन भेज दिया गया।
यानी बहुत दिन चला नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी सचेत थी कि लोगों का उद्देश्य क्या है, तो इसलिए ये भी चला गया। अब 1780 ईस्वी में एक दूसरा समाचार पत्र इंडिया गजट नाम से अंग्रेजी में ही छपा, और ये भारत का दूसरा समाचार पत्र था। तो बंगाल गजट पहला और इंडिया गजट दूसरा। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र, जो प्रथम समाचार पत्र था जय माता का, उसी नाम से इसने शुरुआत की गंगाधर भट्टाचार्य ने, और ये भी अंग्रेजी में था। लेकिन एक चीज विशेषता क्या है, किसी भारतीय द्वारा आरंभ किया गया प्रथम समाचार पत्र था इंग्लिश में, लेकिन किसी भारतीय द्वारा आरंभ किया गया प्रथम समाचार पत्र। तो इस तरीके से बंगाल गजट भी भारत का प्रथम समाचार पत्र, और बंगाल गजट ही भारत किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। लेकिन दोनों अलग अलग समाचार पत्र हैं, दोनों के प्रकाशन के प्रारंभ की तिथि अलग अलग है। प्रथम बंगाल गजट 1780 में और दूसरा बंगाल गजट 1816 में। अब देखिए अगला 1818 में दिग्दर्शन का प्रारंभ हुआ, और ये है कि प्रथम जो है ऐसा समाचार पत्र था जो देशी भाषा में छपा। और ये देशी भाषा में कौन सी भाषा में छपा, तो बांग्ला में छपा। अब सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है, जेम्स सिल्क बर्किंघम। ये क्यों साहब, तो अभी तक जो भी समाचार पत्र छपे या चले, चाहे अल्प अवधि के लिए, उन्होंने समाचार पत्र के सिद्धांतों को जन्म नहीं दिया था, समाचार पत्र के नियमों को जन्म नहीं दिया। इसके साथ विशेषता यह है कि इसने एक पैमाना बनाया, एक रूल्स बनाया कि आखिर समाचार पत्र में कैसे समाचार आना चाहिए। तो कहा कि समाचारों को छानबीन कर कलेक्ट करना चाहिए, उसमें पूर्वाग्रह नहीं हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। तो समाचार के ये आधारभूत सिद्धांत, यानी उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, आलोचनात्मकता और खबरों को सोच समझ कर लाने की प्रवृत्ति, ये सब जो बेसिक एलिमेंट्स उभर करके सामने आए भारत में, वो किसके द्वारा, तो जेम्स सिल्क बर्किंघम के द्वारा। और इसको ब्रिटिश व्यापारियों ने खास तौर से ब्रिटेन से भेजा, और इस पर ब्रिटिश व्यापारियों की बहुत मेहरबानी थी, सरकार का भी साथ था। इसलिए 1818 से 23 तक किसी तरीके से यहाँ रह सके, और कलकत्ता जनरल के माध्यम से जो है वो आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का जनक के नाम से जाना। और कंपनी की खूब आलोचना की इसने। लॉर्ड हेस्टिंग्स और जॉन एडम्स इससे तंग आ गया। ये दो के शासनकाल में ये भारत में था। अंततः बहुत सारे उपायों का सहारा लेते हुए कंपनी 1823 में इसको भी भारत से बाहर कर। तो ये था वो आरंभिक विवरण जो प्रथम चरण के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारत में समाचार पत्र की नींव डाली गई, जिसमें कुछ भारतीयों ने भी महती भूमिका निभाई। अब देखिए इस प्रथम चरण का जो दूसरा फेज शुरू होता है वो क्या था, तो वो था कि राष्ट्रीय, ये तो अंग्रेजों का था ना साहब, अब हुआ कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों का उदय इसी पीरियड में होता है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों का उदय। तो इसमें कुछ देखना है हम लोग को, ठीक है। उसमें बिंदुवार चलते हैं यहाँ भी। तो 1821 में संवाद कौम, क्या चीज, 1821 में क्या हुआ, संवाद कौमुदी, ठीक है। और इसकी भाषा क्या थी, तो बंगाली।
उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार, क्या बोलते चलिए दिवाकर जी, बाद में दिक्कत होगा। मिरातुल अखबार, खूब बोर्ड पर कंसंट्रेशन रखिए। और इसकी भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। और ये दोनों के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कभी आपने सोचा है? तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। उसके बाद आगे आइए, 1822 में ही एक दूसरा नाम मिलेगा समाचार पत्र का, और वो क्या नाम क्या है? चंद्रिका। बोलिए क्या नाम है? चंद्रिका। और इसके जो संस्थापक थे, ये संपादक थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। हाँ, अभी सब सिर्फ नाम याद करते हुए चलिए। अब उसके बाद एक और ईस्वी आपको याद रखना है, वो है 1830। 1830 में एक नाम आपको मिलेगा, वो नाम मिलेगा बंगदत्त। समाचार पत्र है, क्या है? बंगदत्त। इनके साथ 3 नाम जुड़े हुए हैं आपको बंगदत्त के साथ। एक द्वारकानाथ टैगोर। क्या? द्वारकानाथ टैगोर। और दूसरा नाम प्रसन्न कुमार टैगोर। प्रसन्न कुमार टैगोर, दोहराते चलिए, बहुत अच्छे आप लोग, अच्छे से पढ़िए। और तीसरा नाम राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ये हो गया। अब उसके बाद आगे आइए, 1831 में जामे जमशेद। क्या? 1831 में जामे जमशेद। जामे जमशेद। ठीक है। 1851 में रस्त गोफ्तर। रस्त गोफ्तर। राष्ट्रगुप्त। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब इतना चीजें आपको पढ़ना है, समझना है कि प्रथम चरण में एक रूप आपने देखा कि अंग्रेजों की भूमिका, और उसमें देखा कि अंग्रेजों ने क्यों भारत में समाचार पत्र को आरंभ किया या बुनियाद डाली। इसी चरण में हम लोग को ये दर्शन होता है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का भी उदय हो गया। अब ये थोड़ा सा विवादित विषय बन जाता है, इतिहासकार के बहुत सारे वर्ग इससे सहमत नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बातें स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि जिस पीरियड को हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 से पहले, तो क्या राष्ट्रवाद विकसित हो चुका था? तो इस पर विवाद है। व्यवहारिक रूप से हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद 1857 के विद्रोह के बाद ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे पुष्पित पल्वित होने लगा, और 20वीं शताब्दी में वट वृक्ष बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इसके पूर्व, 1857 से पूर्व राष्ट्रवाद था ही नहीं। अगर नहीं था तो फिर 1857 में एक बैक राष्ट्रवाद कहां से टपक पड़ा? यह तो एक विचारधारा थी, और किसी भी विचारधारा का जन्म एक ईस्वी, एक निश्चित समय में नहीं होता है। उसके पीछे पृष्ठभूमि जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से ठीक है, 1857 के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा दिखने लगा,
समझ में आने लगा, पुष्पित पल्वित होने लगा, लेकिन उसके बीज, उसकी नींव 1857 से पहले ही पड़ चुकी। और डाला किसने था? तो राजा राम मोहन राय। इसी कारण से ये लड़का बच्चा, आंख खोलो, आंख बंद करके ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो इसकी न्यू राष्ट्रीय समाचार पत्रों की डाली किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो 1821 में उनके द्वारा संवाद कौमुदी का बंगला में किया गया और मिरातुल अखबार का फारसी में 1822 में। आप बड़ा अचंभित हो कि सर फारसी क्यों? अभी तो फारसी संस्कृत चलता नहीं है। लेकिन जिस समय की बात है उस समय अभी तक सरकारी भाषा फारसी ही थी, अंग्रेजी नहीं हुई थी। अंग्रेजी 1835 में हो, तो अधिकांश हिंदू भी जो अपर कास्ट के थे वो फारसी जानते थे। तो इसलिए अपनी बात को अगर पहुंचाना है सभी लोगों के बीच में तो आपको फारसी का सहारा लेना पड़ेगा उस समय के कंटेक्स्ट में। इसीलिए 22 मिरातुल अखबार निकाला। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, हाँ ये बंगाली में था, दोनों के थे, दोनों। संवाद कौमुदी बंगला में राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक, मिरातुल अखबार फारसी में राजा राम मोहन राय के संस्थापक। क्लियर? अब देखिए कि राजा राम मोहन राय एक विचार के व्यक्ति थे। उनका जो अपना विचार था वो पाश्चात्यवाद था, वेस्टर्नाइज थॉट था। मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत वो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे। जैसे सती प्रथा को समाप्त करवाना चाहते थे, करवा भी दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर। लेकिन मूल सनातन धर्म में जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी उसको बनाए रखने वाले का भी एक वर्ग था जो चाहता था कि सनातन धर्म में अंग्रेज किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। और राजा राम मोहन राय जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसीलिए इनके विरोध में राधाकांत देव ने चंद्रिका नामक उसी वर्ष समाचार पत्र निकाल दिया। और जो आधुनिक विचारधारा का प्रचार राजा राम मोहन राय करना चाहते थे उसके विरोध में चंद्रिका में राधाकांत देव लिखते थे। और यही नहीं, राजा राम मोहन राय के खिलाफ राधाकांत देव ने एक संगठनात्मक ढांचा भी खड़ा किया। आप देखते हो कि हर पुराने जिले में एक धर्म सभा भवन होता है, गया में भी है। ये धर्म सभा भवन की स्थापना उसी वक्त हुई और उद्देश्य क्या था? तो सनातन धर्म के मूल चेहरे को बचाए रखना। कौन सा मूल चेहरा? जो राजा राम मोहन राय से पहले वाला था। यानी राजा राम मोहन राय जो परिवर्तन कर रहे थे वो परिवर्तन के समर्थक राधाकांत देव नहीं थे। और ये जो है वो उसके विरोध में चंद्रिका नामक पत्र बनाए, दोनों के दोनों बराबर। राजा मोहन राय और चंद्रिका देव, हाँ राधाकांत देव तो अपने अपने विचार थे। अब देखिए 1822 में बंगदत्त शुरू हुआ। बंगदत्त 3 लोगों ने मिलकर चलाया, एक द्वारकानाथ टैगोर, एक प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय। ठीक है। उसके बाद जामे जमशेद, रस्तगोप्तर, दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया। ये सभी के सभी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, आरंभिक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर आप कह सकते हैं। तो 1857 से पहले इन्हीं सभी समाचार पत्रों के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रथम चरण के जो समाचार पत्र थे, ठीक है, एक मिनट, जो प्रथम चरण के समाचार पत्र थे, प्रथम चरण के समाचार पत्रों की विशेषता, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। पत्रों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, पत्रों की विशेषता, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ यही खंड पूछे, तो हम हर को एक कंप्लीट स्टडी के रूप में आपके सामने दे रहे हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं जान लीजिए। इसकी प्रथम विशेषता ये थी कि समाचार पत्र
एक दूसरे के पूरक, कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं था, यानी कंपटीशन नहीं। तीसरी विशेषता ये थी कि सभी अलग अलग दिनों में निकलते थे, माने कोई भी समाचार पत्र का दिन अलग अलग होता था, एक दिन में सब नहीं निकलता, अलग अलग दिनों में प्रकाशित होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी साप्ताहिक थे, साप्ताहिक थे। और उसके बाद के इनका प्रसार अल्प था और हानि उठाना पड़ता था, लाभ नहीं था, उठाना पड़ता था। इतनी सारी विशेषताएं थी इस चरण की, यानी हम लोग 1766 से लेकर के 1857 का जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें इतनी सारी विशेषताएं उभर करके सामने। पहली क्या कि जितना समाचार पत्र था वो एक दूसरे का पूरक था, सप्लीमेंट्री था, यानी जो हर का काम एक था। समाचार पत्रों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता नहीं थी, यानी एक समाचार का दूसरे समाचार से शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं था, बल्कि मित्रतापूर्ण व्यवहार। और सभी के सभी का उद्देश्य क्या था कि साहब कंपनी की आलोचना करना, चाहे वो अंग्रेजों का हो चाहे वो भारतीय। तो ये सामान्य उद्देश्य, समझ के बात। दूसरा कोई कंपटीशन। तीसरा कि ये जितने समाचार पत्र थे सब अलग अलग दिनों में, कोई सोमवार को, कोई इतवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई दैनिक नहीं था, अधिकांश साप्ताहिक थे या फिर 15 दिन पर थे या महीना दिन पर थे। तो अलग अलग दिन निर्धारित करना बहुत आसान था। और के इनका प्रसार बहुत कम था, क्योंकि पीपुल जो है पढ़ी लिखी थी नहीं, जमींदार वर्ग को पॉलिटिक्स से मतलब था नहीं, जमींदार पढ़ा लिखा हुआ था, तो इसका प्रसार ही नहीं था। चंद लोग इसके रीडर्स थे, और जो लोग निकालते थे उनको घाटा ही होता था, फायदा नहीं होता था। सिर्फ देश हित में वो समाचार पत्र निकालते थे। तो चूंकि इस पीरियड के समाचार पत्रों का जनता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, इसलिए अंग्रेज भी इससे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और कोई स्पष्ट नीति का निर्माण नहीं करते थे। जो अंग्रेज थे उनको ब्रिटेन भेज देते थे, और यहाँ के लोगों के समाचार पत्रों का कोई प्रसार ही नहीं था, तो उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी ये तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रथम चरण में भारत में समाचार पत्र की नींव डाल दी गई। और नींव डालने में कौन कौन थे? तो ये सारे के सारे थे। चूँकि छात्रों क्लास लंबा हो रहा है और हम तो चाह करके आए थे कि एक ही में ख़त्म करेंगे, लेकिन घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि इसे भी भाग में करना पड़ेगा। तो आज भाग 1 है और कल भाग दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिख ही देते हैं कि ये जो समाचार पत्र का विकास है वो क्या है, भाग। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और कल का क्लास भी अच्छा लगेगा। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।